electric charges and fields. Electric charges and fields. Okay, so सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर हम लोग किसी चार्ज को, मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है और उस पर क्यू एक चार्ज है और वो अगर रेस्ट पे है, अगर मान लो वो रेस्ट पे है, तो उसकी कॉज एंड इफ़ेक्ट को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर कोई एक चार्ज रेस्ट पे है यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा है, उस समय हम लोग उसके जो कॉज एंड उसका इफ़ेक्ट है उसको स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर उसके बाद आता है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि मैटर का एक प्रॉपर्टी है मास होता है मैटर का, उसी तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक मैटर का ये भी है कि उसके पास चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इसकी वजह से वो अदर सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स को या तो वो अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज होता है मैटर के अंदर और उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो वो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, ओके, सो ये हो गई हमारी चार्ज। अब इसमें आता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और फिर हम लोग दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे एग्जांपल हम लोग प्रोटॉन के चार्ज को ले लेते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उनको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, नेचर है ये। ओके, उसके बाद चार्ज हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो होता है कूलम। ओके, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक कूलम के अंदर हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ओके, सो ये था चार्ज। अब आती है इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन ये प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी ये या तो सिमिलर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, क्लियर, या तो ये सिमिलर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। ओके, अगर मान लो हमारे पास, इसको एक बार समझ लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है
और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सन। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि अगर कोई एक बॉडी है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है इस टाइप की और उस पर बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास Qn चार्ज है। तो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा यानी कि Q टोटल, वो Q1 Q2 Q3 इस तरीके से जो भी चार्जेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम होगा। यानी कि अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पे, दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास 10 कूलम का चार्ज है, मान लो यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज है, मान लो यहाँ पे -10 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे +20 कूलम का चार्ज है। क्लियर? तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी? 10 कूलम प्लस -5 कूलम प्लस -10 कूलम प्लस 20 कूलम। ओके, सो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल चार्ज प्लस 15 कूलम पॉजिटिव। यानी इस बॉडी पे जो चार्ज का नेचर होगा उसका मैग्नीट्यूड 15 कूलम होगा और उसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? उसके बाद ये तो हो गई एडिटिविटी नेचर, यानी कि चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिटिविटी, एडिटिविटी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, मान लो कोई एक बॉडी है और इस पे चार्ज है, ठीक है, मान लो हमने इस बॉडी को Q चार्ज दे दिया, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ऑलवेज। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल। यहाँ पे n क्या है? इंटीजर वैल्यू। ओके, इट कैन टेक -1 -2 एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगी वो क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज यानी कि बच्चों, अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे चार्ज है मान लो Q, तो इस बॉडी का चार्ज इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये बॉडी रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है। ओके, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है इट विल नॉट डिपेंड ऑन रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि बॉडी के स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी। वो मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, उससे चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये था इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, यानी कि ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तो बच्चों पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है नो इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं। और मैकेनिक्स की वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है
तो वो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड। ओके, तो अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर ना तो चार्ज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसके चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आता है कि अगर मान लो किसी बॉडी पे, इफ अ बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल लो या फिर प्रोटॉन्स बोल लो। अगर एक बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर किसी बॉडी पे, इफ बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉडी क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? ओके, फिर आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग बॉडीज़ को चार्ज कैसे करेंगे। ओके, सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने अभी तक पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे, उस बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बॉडीज बाय रबिंग। चार्जिंग बॉडी या बॉडीज चार्जिंग बॉडीज बाय रबिंग, या फिर इसको मैं फ्रिक्शन भी बोल सकता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक मैं ले लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ प्लास्टिक रॉड, या फिर मैं सबसे पहले इसको ग्लास रॉड ले लेता हूँ। ओके, सो मान लो ये हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है। अब जब मैं इसको सिल्क के थ्रेड से, अगर मैं इस बॉडी को, अगर मैंने सिल्क के थ्रेड से रब किया, ठीक है, इसको अगर मैंने सिल्क के थ्रेड से रब किया, तो रब करने के बाद क्या होगा कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट एनर्जी जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो हमने देखा कि जब मैंने इसको रब किया, यानी कि सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को जब रब किया गया, तो हमने पाया कि हमारा जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, ओके, और ये जो हमारा सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो ग्लास रॉड पे बन गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे बन गया नेगेटिव चार्ज। यानी कौन से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन से बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास और भी ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे मान लो इस ग्लास रॉड के बदले अगर मैंने प्लास्टिक रॉड ले लिया, मान लो मैंने प्लास्टिक रॉड ले लिया, ठीक है, ये हमारा मान लो प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड।
और मैंने इसको अगर कैट के फर से, कैट्स फर, इससे अगर मैंने रब किया तो हम लोग पाते हैं कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और कैट्स फर पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है जिसमें हम लोगों ने दो बॉडी को रब करके चार्जेस को, किसी भी बॉडी को चार्ज किया, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बॉडीज़ बाय रबिंग और फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बच्चा कि सेकेंड, चार्जिंग बाय टच, चार्जिंग बाय टच। इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, और मैं इसको कांटेक्ट में ला देता हूँ। मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि हम लोग पाएंगे कि बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब मैंने इसको कांटेक्ट में लाया तो यहाँ से, क्योंकि इस वाले बॉडी पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र इस बॉडी पे हो जाएगा। तो कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था उस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। क्लियर? इस पर क्या इकट्ठा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मेथड है जिसमें मैंने बॉडी को कांटेक्ट में लाया है, उस बॉडी की वजह से ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था जिस पे कांटेक्ट में लाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है, ठीक है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय टच। क्लियर है? उसके बाद थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे बेसिक डिफरेंस चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय टच में ये है कि चार्जिंग बाय टच में बॉडीज़ का फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट, पर चार्जिंग बाय इंडक्शन में नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि मेरे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर, या मान लो ऐसे पिथ बॉल हैं, तो क्लियर, ये पहले हमारे पास न्यूट्रल्स हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं इनिशियली। मान लो ये हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। अब अगर मान लो इन जो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं पिथ बॉल, इनके पास में अगर मैं इसके नज़दीक कोई एक चार्ज बॉडी को लेके आता हूँ, जैसे मान लो ग्लास रॉड, इसको लेके आता हूँ ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग इन बॉडीज़ के नज़दीक अगर मैं ग्लास रॉड को लेके आता हूँ तो ग्लास रॉड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो ए और बी जो बॉडी है ये पहले न्यूट्रल हैं, यानी कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे मैं इस ग्लास रॉड के इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो यहाँ सामने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होके इस साइड चला जाएगा रिपल्सन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली इस वाले पिथ बॉल के अंदर भी यही प्रोसेस होगा। अब क्योंकि ए और बी कांटेक्ट में है, ओके, ए और बी हमारा कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो पिथ बॉल का पॉजिटिव चार्ज है ये मैक्सिमम सेपरेशन लेके इधर चला जाएगा। क्या लेगा? ये मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये दो पिथ बॉल था जो कि आपस में कांटेक्ट में थे, ग्लास रॉड को नज़दीक लाते, जब मैंने इनको ग्लास रॉड के नज़दीक लेके आया
जिस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से सारे पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मैक्सिमम सेपरेशन लेके, और सारे नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो हमारा ए और बी है, इस ग्लास रॉड को इस पोजीशन पे फिक्स्ड कर देंगे, और फिर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारा ग्लास रॉड था। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में मैक्सिमम सेपरेशन लेंगे, फिर से मैक्सिमम सेपरेशन, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या लेगा, मैक्सिमम सेपरेशन, ओके। इससे क्या होगा कि हमारा इस वाले ए वाले पिथबॉल पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस बी वाले पिथबॉल पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड में हमने बिना टच कराए हुए ही दोनों पिथबॉल को, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो ये था हमारा किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मेथड। ओके, सो नेक्स्ट आता है इसमें कि चार्ज को डिटेक्ट कैसे करें। हम लोग चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो गोल्ड यहाँ पे आ जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। यानी कि अगर किसी बॉडी पे पता लगाना है कि उस पर चार्ज है या नहीं, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, वो उसका अगर हम लोग देखें प्रोसेस, तो वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमने इस पार्ट को सील्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मेटल को इंसर्ट कर देंगे, कंडक्टिंग रॉड को इंसर्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्क लगा देंगे, जो डिस्क हमारा रहेगा ब्रास डिस्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस जो एंड है, उस एंड पे हम लोग यहाँ पे गोल्ड का लीफ लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाला हमारा इंसुलेटेड पोर्शन रहता है। ये क्या रहता है, इंसुलेटेड प्लग बोल सकते हैं इसको, इंसुलेटेड प्लग। ओके, ये हो गया हमारा ब्रास रॉड। क्लियर। उसके बाद ये हो गया हमारा ग्लास बोतल, और यहाँ पे हमारे पास मेटल का एक फॉइल ले लेते हैं, मेटल फॉइल। ओके, जिसको हम लोग यहाँ से इस पार्ट से अर्थ कर देंगे। क्लियर। ओके, इसमें देखो बच्चों, हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो जिस भी बॉडी पे हम लोग को चार्ज पता करना है, जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास रॉड है, तो इस ग्लास रॉड को लेके आएंगे और इस ब्रास रॉड पे टच करा देंगे। अब इससे क्या होगा कि सारा जो ग्लास रॉड जो है, इसमें हमारे पास ये जो ग्लास रॉड है, इस पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस ब्रास रॉड के थ्रू ये गोल्ड लीफ पे चला जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये वाला लीफ का जो पोर्शन है, ये वाला लीफ का पोर्शन जो है अंदर वाले साइड,
इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाले भी पोर्शन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ग्लास रॉड पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये ब्रास है हमारा कंडक्टर है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो एक्सेस वाले हैं वो इन लिप्स पे आ जाएंगे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों, इस लिप का जो पॉजिटिव चार्ज और इस लिप का जो पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में रिपल्सन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो हम लोग डिग्री ऑफ रिपल्सन को मेज़र करके बता सकते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज जो है वो कितना स्ट्रेंथ का है, और उस पे चार्ज है या नहीं वो पता लगा सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस ग्लास रॉड के बदले एक प्लास्टिक रॉड भी लूँ, एक प्लास्टिक रॉड भी लेके आऊँ, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करके इन लिप्स पे चला जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, फिर से वो जो लिप हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। तो हम लोग डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस को मेज़र करके बता सकते हैं कि कितने स्ट्रेंथ का उस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये था मेथड हमारा चार्ज को डिटेक्ट करने का, जो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम लोग मेज़र करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ओके। सो कूलम्स ने कहा था कि मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ओके। और मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो कूलम ने कहा था कि इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जो होता है 1/4πε0, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो नए नए टर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गई हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अगर मैं इस जो ये हमारा जो टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको हम लोग k ले लेते हैं 1/4πε0। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करूँगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। क्लियर? उसके बाद अगर मान लो हमारे पास मीडियम, जैसे ये चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस हमने वैक्यूम और एयर के अंदर हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर। अब अलग अलग मीडियम का, जैसे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसी तरीके से एक होता है एप्सिलॉन r, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि एयर और वैक्यूम का 1 के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, ओके। और अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो उस दूसरे मटेरियल, अगर मान लो हमारे पास एयर और वैक्यूम के बदले अगर मैं ग्लास ले लेता हूँ, तो ग्लास का जो एप्सिलॉन r है उसका वैल्यू गिवन होगा, ओके। तो जब हम लोग फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मान लो कि अगर मैं इसको F डैश ले लेता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
कि 1/एप्सिलन आर, यह आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और इसको मैंने क्या लिया हुआ है F, तो F अपॉन एप्सिलन आर। यानी कि अगर क्वेश्चन में किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर गिवन है तो हम लोग को क्या करना है, उसका फोर्स वैक्यूम में कितना है वो निकाल के उसके रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल फोर्स उस मीडियम में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारे फोर्सेस हैं उनके बीच में डायरेक्शन किधर है। तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स होगा एक्ट करेगा, Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग लिख देंगे मान लो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और Q1 पे जो फोर्स होगा वो QT की वजह से होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा एक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always along the line joining the two charges। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला लाइन के अलोंग ही होगा। ओके, अलोंग दिस लाइन। ओके, फिर हम लोग देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। ओके, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो अगर मैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे K मॉडुलस मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप न्यूटन। क्लियर, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। क्लियर, या फिर हम लोग इसको अगर मान लो F12 लिखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड, तो Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर R12 कैप। और अगर हम लोग F21 देखें, Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर R21 कैप। तो हम लोग देखेंगे, पाएंगे कि ये जो हमारा फोर्स F12 है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ F21, तो यानी कि ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है, वैलिड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर बच्चों, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब आता है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।